हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर सिविल इंजीनियरिंग इनोवेशंस के बारे में और फ्यूचर विजन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत एंशिएंट टाइम से हम लोग के वर्ल्ड में है, हम लोग कंट्रीज में है। तो पहले के जो स्ट्रक्चर बनते थे उसके पीछे का जो साइंस था उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अब जो है मॉडर्न एरा में हम लोग के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके पीछे जो बेसिक साइंस है कि हम लोग को जो स्ट्रक्चर बनने वाला है उस पर अपकमिंग लोड कितने होते हैं वो निकालते हैं, और वो उसको बेयर करने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे फिक्स करते हैं कि उस जो भी मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा जो फिलॉसफी है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अभी के टाइम में जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग जो है उसमें कौन कौन से इनोवेशन हुए हैं, कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ये हमारे जो है हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो रिसेंट जो डिकेड्स में जो बहुत सारे जो इनोवेशंस हुए हैं, अगर उसको क्लासीफाई किया जाए कि किस किस चीज़ में इनोवेशंस हुए हैं, किस फील्ड में आपके जो एडवांसमेंट हुए हैं, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एडवांसमेंट इन मटेरियल्स, वेस्ट यूटिलाइजेशन टेक्निक इन कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, सर्वेइंग एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं एडवांस मटेरियल्स पर। तो मटेरियल्स की बात की जाए तो बेसिक जो मटेरियल है हमारे पास कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो है आपके जो नेचुरल मटेरियल अवेलेबल है, वो जो कि आपके है रॉक, सॉयल या टिम्बर या स्टील। ठीक है, उसके अलावा सीमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मटेरियल्स पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट, स्पेशल ब्रिक्स के बारे में। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें जो मेनली बहुत पॉपुलर मटेरियल है जो कि इपॉक्सी बेस्ड मटेरियल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नैनो मटेरियल्स की हम लोग का कितना एडवांसमेंट हो चुका है, कितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक ग्लेजिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल में स्टार्ट करते हैं स्पेशल कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट का मालूम होगा कि ये क्या है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मिक्सचर होता है। तो नॉर्मल जो कंक्रीट होता है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है उसमें जो क्लासीफाई करते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ कितना हम लोग को चाहिए होगा। तो नॉर्मल जो कंक्रीट होता है वो जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो 20 to 40 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 40 से अगर अबव का स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए हम लोग को तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, तो बहुत सारे वैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी लोडिंग आ रही है, तो उस लोडिंग को बियर करने के लिए हम लोग को कंक्रीट भी हाई स्ट्रेंथ का चाहिए होता है। और अगर हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो होगा कि उसका जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसका जो साइज़ होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लोग को साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग स्पेस का भी रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है हम लोग को। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हायर स्ट्रेंथ ही अगर कोई मटेरियल अवेलेबिलिटी हो हम लोग बना सकें तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हम अचीव करनी होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो भी मटेरियल है वो भी कितना ज़्यादा डेंस हो सकता है। तो डेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो हमारा जो एग्रीगेट है, जो मतलब हम लोग स्टोन से इस्तेमाल करते हैं, उसके वर्ड्स को हम लोग फिल करते हैं सैंड से, फिर सैंड के वर्ड्स को फिल करते हैं हम लोग सीमेंट से। उसके अलावा अगर हम जो वाटर इस्तेमाल करते हैं हाइड्रेशन करने के लिए, तो वाटर जो पूरे कंक्रीट में कुछ वर्ड्स बना देता है, तो उस वर्ड्स को मतलब कम करने के लिए हम लोग को ये जो वाटर कंटेंट है वो कम करनी पड़ती है। वाटर कंटेंट कम करने की वजह से होता है कि आपका जो कंक्रीट है बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफ हो जाता है। तो उसके लिए वाटर कंटेंट कम करने के लिए हम लोग डिफरेंट ग्रेडेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ये सुपर प्लास्टिसाइजर इस्तेमाल करते हैं, नैनो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमर बेस्ड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्टील फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बात की जाए कि कितने हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जा सकते हैं, तो मतलब कि अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में 60 to 80 MPa इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं जो कि मतलब रेयरली आप बोलते हैं मतलब स्पेसिफिक 120 180 तक पहुंचा जा चुका है, और कुछ लोग तो रिसर्च में तो बहुत लोग दावा करते हैं कि वो लोग 800 मेगापास्कल तक पहुंच चुके हैं स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ मतलब वो रिसर्च अब का क्राइटेरिया है वो,
लेकिन अभी तक हम लोग बेसिकली 40 to 60 और मैक्सिमम 80 तक हम लोग आपके कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो है स्पेशल कंक्रीट है, जो कि वैसा कंक्रीट है जो कि हम लोग जो कि प्लेस करने पर वो अपने आप कंसोलिडेट हो जाता है, अपने वेट की वजह से कंसोलिडेट हो जाता है। तो उसमें हमें कुछ वाइब्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये जो है वो अपना एक्सेलेंट रिफॉर्मेबिलिटी होती है। मतलब कि आप जस्ट प्लेस कीजिएगा, वो अपने जो है जिस आपके शेप में कास्ट करना, वो कास्ट उस शेप में वो इजीली कास्ट हो जाता है। मतलब कि ये हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि होता है यही कि अगर आपके हाई स्ट्रेंथ कोई मेंबर है, उसमें आपका बहुत ज़्यादा हायर रीइंफोर्समेंट आपने दिया, बहुत ज़्यादा स्टील दिया हुआ है, आपके पास स्पेस नहीं जल्दी पेंट्रेट करने के लिए आपके, या फिर उसमें वाइब्रेशन करने के लिए आपके जो नीडल वाइब्रेटर है वो आप इजीली आप उसको इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके केस में हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्फ कॉम्पैक्शन हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? सेल्फ कॉम्पैक्शन करने के लिए हम लोगों के पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि हम लोग जो कंक्रीट डाल रहे हैं वो इजीली फ्लो कर सके। तो फ्लो करने के लिए हम लोग वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वाटर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उसका स्ट्रेंथ कम होगा। इसीलिए हम लोग केमिकल एडमिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सुपर प्लास्टिसाइजर होता है, जो कि सिर्फ फ्लोबिलिटी या स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और ये ऐसे जो है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट है वो मेनली हम लोग रिपेयर वर्क में इस्तेमाल करते हैं, या फिर वैसी जगह पर जहाँ पे आपका कंक्रीट का पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है, जल्दी फ्लो नहीं कर पाता है, तो उसके केस उस तरह के एरियाज में जो रीइंफोर्समेंट हाई रीइंफोर्समेंट दिया गया है उसके केस में हम प्रोवाइड करते हैं। एक ये इनोवेटिव मतलब टेक्नोलॉजी है, ट्रांसलूसेंट कंक्रीट बोलते हैं। एक्चुअली कंक्रीट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जो एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं वो खुद ओपेक होता है, उससे लाइट पास कर नहीं सकता है, इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोग ट्रांसलूसेंट अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम लोग वैसे अगर एग्रीगेट का इस्तेमाल करें जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि ग्लास के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाए, या फिर वैसे कॉर्ज के इस तरह के एग्रीगेट इस्तेमाल किया जाए, उससे हम लोग मतलब कंक्रीट के जो है जो लाइट की ट्रांसमिबिलिटी है हम लोग उसमें। या फिर एक टेक्निक है कि हम लोग जो कंक्रीट है उसमें जो सीमेंट की जगह पर हम लोग कुछ इपॉक्सी बाइंडर इस्तेमाल करें। इपॉक्सी बाइंडर तो वो भी थोड़ा सा आपका लाइट को ट्रांसमिट करना देता है, अलाउ करता है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसलूसेंट कंक्रीट बना सकते हैं। या फिर एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोल सकते हैं कि हम लोग कंक्रीट कास्ट करते समय उसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल करें। ऑप्टिकल फाइबर्स मतलब कि आपके कंक्रीट के दोनों फेजेस पर ये सिर्फ पास करता हुआ रहेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो लाइट को ट्रांसमिट करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ये टेक्निक से। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक ट्रांसलूसेंट कंक्रीट बना सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि हम लोग जो भी अगर स्ट्रक्चर में इस तरह के जो मटेरियल्स है इस्तेमाल करते हैं तो लाइट के ट्रांसमिट हो पाता है, तो जो सनलाइट है वो आपके दिन में बिल्डिंग के अंदर इंटर कर पाएगा, और उसके साथ साथ ये थोड़ा एस्थेटिकली मतलब अच्छा अपीयरेंस देता है। तो इसके लिए बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, जगह ये भी मतलब फेमस हो रहा है। नेक्स्ट है स्पेशल कंक्रीट में आपका है परवियस कंक्रीट। तो ये आपका स्पेशल कंक्रीट है जिसमें कि पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। पोरोसिटी हाई है मतलब कि कंक्रीट का जो हम लोग फ्लैट वर्क कर रहे हैं, मतलब कहीं पे स्लैब बना रहे हैं, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा वॉइड्स हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परवियस कंक्रीट या पोरस कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें ये होता ये है कि अगर आप वो पानी डालेंगे ऊपर की से तो ये पानी नीचे की से पास कर जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पोरोसिटी होती है, परवियस पोरस होता है, जिसकी वजह से वाटर इसमें फ्लो कर पाता है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कहीं पे हम लोग बना रहे हैं, इस तरह का रोड बना रहे हैं कहीं पे, तो वो ऐसी जगह रोड पर होता है ये कि जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, वो इजीली ड्रेन हो जाता है नीचे की तरफ, और नीचे आप पाइप बिछाकर आप वो उसको कहीं पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसकी ये बेनिफिट है। या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो परवियस कंक्रीट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है कंक्रीट है उसमें हम लोग फाइन एग्रीगेट को बहुत कम अमाउंट में डालते हैं। सिर्फ आपका एग्रीगेट होता है स्मॉल साइज के एग्रीगेट, और सीमेंट होता है, और फाइन एग्रीगेट बहुत कम अमाउंट में होता है, जिसका मेनली पर्पस होता है कि आपको एग्रीगेट को आपको ज्वाइन करना है, किसी तरह आपको कनेक्ट करना है, बस आपको उसमें वर्ड छोड़ते जाना है। तो इसलिए अगर फाइन एग्रीगेट आप नहीं डालेंगे तो इसके बाद ऐसा कंक्रीट बन जाता है जिसकी वजह से आप वाटर को इसमें
जो है वो वाटर इसमें पास कर सके। ठीक है, तो परवेज कंक्रीट जो है ट्रेडिशनली इस्तेमाल किया जाता है पार्किंग एरियाज पर, जहाँ पे लाइट ट्रैफिक है, कम लोड आता है। रेजिडेंशियल या स्ट्रीट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्रीन हाउसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि वाटर को कंजर्व करना है वहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की या फिर बैक्टीरिया कंक्रीट की। तो कंक्रीट का जो एक इशू है जिसमें कि क्रैक्स जनरली आ जाते हैं, अपीयर होते हैं। तो क्रैक्स क्या है कि एक्चुअली होता है कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट का आप जो कंक्रीट बनाते हैं, तो सीमेंट के सूखने के बाद, मतलब कि वाटर के इवेपोरेट होने के बाद वहाँ का जो स्पेस बचता है, तो वहाँ पे स्पेस हुए क्रैक धीरे धीरे जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक्स। और उसके अलावा लोड अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने के बाद भी ये धीरे धीरे क्रैक्स अपीयर होते हैं। और ये क्रैक अपीयर होना है मतलब ये नेचुरल फिनोमेना है कंक्रीट में। आप भी देखेंगे कि कहीं पे आप प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद धीरे धीरे अपने आप क्रैक डेवलप होने लगते हैं। तो अगर कंक्रीट में इस तरह की कैपेबिलिटी आ जाए कि वो अपने क्रैक्स को अपने आप फिल कर पाए, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात होगी क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए, और ये स्ट्रक्चर को ड्यूरेबल बनाएगा कि बहुत सालों साल तक ये स्ट्रक्चर चलता जाएगा। तो ये इसके लिए जो एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि क्या किया जाता है कि सीमेंट के साथ ही हम लोग बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है आपका बैसिलस। इस बैसिलस में ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया आते हैं। तो इसमें जो है बैसिलस जो है वो आपका यूज किया जाता है कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम को एज ए न्यूट्रिएंट लेता है, वो कैल्शियम लैक्टेट बनाता है। और लैक्टेट बनाने के बाद होता ये है कि कहीं पे अगर आपका क्रैक्स है तो वो धीरे धीरे उस क्रैक्स को फिल कर देता है, और फिल कर देता है तो इसमें क्रैक्स आपका आगे की तरफ मूव नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर धीरे धीरे ये आपके मतलब सालों साल उस स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया बना रहेगा और आपके कंक्रीट को मजबूत बनाए रखेगा। ये आपकी नई टेक्नोलॉजी है जो कि धीरे धीरे इस्तेमाल की जा रही है, पॉपुलर भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। एक नई टेक्नोलॉजी है आपका फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। एक्चुअली ये फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कहीं कहीं गाँव में जो है मिट्टी के घर बनते हैं तो मिट्टी में आपके भूसा मिलाया जाता है। तो भूसा जो है वो एक तरह से उसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो कंक्रीट में अगर हम लोग इस तरह के डिस्क्रीट फाइबर मिलाया जाए, मिक्स करें, तो ये डिस्क्रीट फाइबर को मिक्स करते हैं तो ये एक्चुअली जो कंक्रीट में लोड आने के बाद जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उस क्रैक्स को प्रोपगेट करने से रोकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को हाई स्ट्रेंथ और हायर ड्यूरेबिलिटी, हायर डक्टिलिटी मिलती है। मतलब लोड आने के बाद क्रैक्स जो आएंगे वो क्रैक्स जल्दी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्पेशल ब्रिक्स की। तो स्पेशल ब्रिक्स में आपको ब्रिक्स की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुआ है। आपने देखा होगा बहुत तरह के ब्रिक्स आपने देखे होंगे। तो जो मेजरली कुछ मैं ब्रिक्स का मतलब मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें कि वो है फ्लाई एश ब्रिक्स, जो कि बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग इसको जो फ्लाई एश एक वेस्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके ये ब्रिक्स बनाया जाता है, जिसमें आपके फ्लाई एश, सैंड या और उसके बाद बाइंडरी मटेरियल के रूप में सीमेंट भी हो सकता है या फिर लाइम भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक फेमस जो ब्रिक्स है उसमें है AAC ब्लॉक, जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेव एयरेटेड कंक्रीट। ये आपका लाइट वेट प्रीकास्ट फोम कंक्रीट होता है, जिसका जो है वो प्रोडक्शन होता है एज ए मशीनरी यूनिट करते हैं, मतलब कि वॉल्स बनाने के लिए। तो वॉल्स बनाने के लिए मतलब कि ये बहुत लाइट वेट होता है और इसमें हम लोग क्वार्ट्ज सैंड, कैल्सिनेटेड जिप्सम, लाइम, सीमेंट, वाटर, एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग प्रोडक्ट को बनाने के बाद इसको हीट के अंदर क्यूरिंग करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। तो इससे होता है कि आपका जो इस तरह के ये आपने देख रहे होंगे यहाँ पे, ये इस तरह के आपके ब्रिक्स बनते हैं। तो ये ब्रिक्स लाइट वेट होते हैं और बहुत कम ब्रिक्स में ही आप ये पूरा आप वॉल बना पाएंगे। और इसमें जॉइंट्स बहुत कम होते हैं, तो जॉइंट्स कम होने की वजह से मोटर भी कम लगता है। यही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट है कंक्रीट ब्लॉक। तो हर जगह इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है AAC की, तो लोग ऐसा करते हैं कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट से ही पूरा कंक्रीट ब्लॉक बना लेते हैं और इसमें कुछ वर्ड्स दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपका ये स्पेस होने की वजह से जो हीट है उसको पास होने से रोक सके और साउंड को भी पास करने से रोक सके। तो इस तरह से हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन का भी ये काम करता है। तो ये है आपका सिंपल आपका सीमेंट सैंड एग्रीगेट को मिक्स करके इस तरह की जो हम लोग कंक्रीट ब्लॉक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर ब्रिक, भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। मतलब कि वैसे मतलब वेस्ट पेपर जो है उसका इस्तेमाल करके बहुत लोग नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं।
तो इससे भी बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है ब्रिक, और इसके पेपर ब्रिक में भी अब है कि अब उसको कैसे और अच्छा बनाया जा सके, और उसको लाइट, और ये पेपर ब्रिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो आपने अगर सुना होगा इनका नाम दिनेश देसाई, वो जो कि ये कहा था है रिसाइकल मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने पेपर ब्रिक के बहुत ज़्यादा काम किया, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है एयर क्लीनिंग ब्रिक, ये एक बहुत मतलब कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जो कि कैरमेन ट्रूडेल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं कैल पॉली सैन लुइस ओबिसो स्कूल के ऑफ आर्किटेक्चर के हैं, और फाउंडर हैं ऑफ लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर। और इन्होंने एक पैसिव सिस्टम बनाया है जिसमें कि ब्रिक्स ऐसा बनेगा कि वो बाहर से आ रहे मतलब कि पोल्यूटेड एयर को, उस पोल्यूटेड एयर में जो हेवी पार्टिकल्स होंगे उसको वो क्लीन करता है। तो एक तरह से एयर क्लीनिंग ब्रिक होता है। तो जो कंक्रीट का ब्रिक बनाता है, और इसमें इस तरह से आपके यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के बाद इस तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस करने के लिए ये इस तरह का शेप का बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो एयर इसमें पास करता है तो इसमें टकरा कर धीरे धीरे वहाँ पे वो चिपक जाता है, और वो हेवी जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से जो बिल्डिंग के बाहर से जो एयर है वो अंदर जब एंटर करता है तो क्लीन एयर होकर निकलता है, मतलब कि जो भी हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो एक तरह से ये एक एयर क्लीनिंग ब्रिक का काम करता है। तो इस तरह का ब्रिक भी की टेक्नोलॉजी भी अभी इस मतलब आई है मार्केट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इपॉक्सी मटेरियल की। तो इपॉक्सी एक तरह से आपका पॉलीमर ही है, ये इसके बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। तो इसमें जो मेन प्रोसेस है इसमें पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस चलता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है जिस तरह के आपने सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा, सीमेंट एक बाइंडर है जो कि मतलब बाइंडिंग का काम करता है। तो उसके लिए आपको सीमेंट में वाटर मिलाना पड़ता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके बाद ये हाइड्रेट होकर वो कंक्रीट मतलब सीमेंट स्ट्रेंथ देता है। जबकि इसमें जो इपॉक्सी में है कि इपॉक्सी में के साथ आपके पास दो अलग मटेरियल आएंगे, जिसमें एक रेजिन होता है और एक हार्डनर होता है। रेजिन और हार्डनर को अच्छे से मिक्स करके जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो इससे पॉलीमराइजेशन होता है, प्रोसेस होता है। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होने की वजह से जो है हमारे पास हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है, केमिकल रेसिस्टेंस मिलता है, और उसके साथ काम करना भी ईजी होता है, मतलब कम टाइम में आपको अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिल जाता है इस वजह से। तो इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाई परफॉर्मेंस कोटिंग के लिए, एडहेसिवनेस के लिए, इंजेक्शन के लिए, ग्राउटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि जहाँ पे क्रैक्स आ गए हैं, कहीं पे आपको रिपेयर करना है, तो आपको इसका जो लिक्विड फॉर्म बनाकर उसमें प्रेशर के साथ इंजेक्ट किया जाता है, तो वो अंदर जाकर वो अच्छे से वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो इससे आपका जो है क्रैक्स आपका रिपेयर हो सकता है। तो रिपेयर के काम में हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर आप प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब कि पहले से आपके जो स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट बना रहे हैं, मतलब कास्ट कर लेते हैं। कास्ट करने के बाद उसको ज्वाइन करना है, मतलब दो कंक्रीट मेंबर को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इपॉक्सी मटेरियल का। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत जगह ब्रिज बनते हैं उसमें ब्रिज के कुछ सेगमेंट्स लेके लाया जाता है और उसको बाद में ज्वाइन किया जाता है आपके ऊपर जाकर, मतलब जहाँ पर आपका पियर है, पियर के बाद ऊपर जो स्लैब है, स्लैब में हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इस तरह के सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने में भी हम लोग इसमें ज्वाइन करने के लिए इपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नैनो मटेरियल का। तो नैनो मटेरियल जो है, नैनो पार्टिकल्स जो हम लोग जो बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसका साइज लगभग 1 to 100 नैनोमीटर्स होता है। तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो मतलब इंडस्ट्री से बनाया जाता है, जो कि जो फेमस पार्टिकल्स जो कि बहुत मतलब कस्टमर में इस्तेमाल किया जाते हैं वो है नैनो सिलिका, नैनो टाइटेनियम ऑक्साइड, नैनो एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब्स, नैनो क्ले। तो ये सब जो है पार्टिकल्स है, अगर हम लोग कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं तो इसे देखा गया है कि हायर स्ट्रेंथ मिलता है, लो परमिटिविटी लो हो जाती है, रैपिड हाइड्रेशन होता है, क्रैक प्रिवेंशन होता है, एब्रेशन रेसिस्टेंस होता है, सेल्फ क्लीनिंग भी इसमें होती है। तो ये सब बहुत सारी बेनिफिट है इस तरह के मतलब मटेरियल्स को आपके कंक्रीट में इस्तेमाल करने से। तो ये भी एक धीरे धीरे नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक ग्लेजिंग। तो एक्चुअली अब है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो भी है बिल्डिंग है उसमें जो भी एनर्जी लगती है वो आप अगर खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मतलब ये कहा जाता है कि बिल्डिंग सस्टेनेबल है, कि अपनी एनर्जी वो खुद जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग किसी तरह से नॉन रिन्यूएबल पर नहीं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम पे डिपेंड करना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सोलर
एनर्जी पर डिपेंडेंट हो तो उसके लिए हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो जो भी है बिल्डिंग में हम लोग अगर ट्रांसपेरेंट फोटोवोल्टाइक ग्लास लगाएं तो एक तरह से ग्लास का भी काम करता है, अपीयरेंस भी अच्छा रहता है और साथ में वो एनर्जी भी जनरेट करने का काम करता है। तो इस तरह की फोटोवोल्टाइक जो है ग्लासेस भी अब मार्केट में आने लगी है, धीरे धीरे मतलब डेवलप की जा रही है ताकि वो आपको बिल्डिंग को सस्टेनेबल बना सके। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो बेसिक आपका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वेस्ट मटेरियल है आपका, वो है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश एक तरह से फाइन पाउडर होता है, एक मतलब राख होता है, ऐश होता है वो, जो कि जो कोल को बर्न करने से मिलता है हम लोग को। तो कोल हम लोग जब थर्मल पावर प्लांट में बर्न करते हैं तो उसके बाद जो फ्लाई ऐश मिलता है वो फाइन मटेरियल होता है, जिसमें एल्यूमिनियम सिलिका का मटेरियल अमाउंट ज़्यादा होता है। और जब इसको सीमेंट के साथ वाटर के साथ हम लोग मिक्स करते हैं तो सीमेंट वाटर के रिएक्शन में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है उससे रिएक्ट करके मतलब ये मतलब सीमेंट की तरह एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कर देने वाला मटेरियल बन जाता है। तो ये फ्लाई ऐश का ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट पे, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, एज ए प्लास्टर भी इस्तेमाल करते हैं, फिलर भी इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट में। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसमें, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है GGBFS, जो कि हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलेटेड ग्राउंडेड ब्लास्ट फर्नेसेस स्लैग। ठीक है, तो ग्रेनुलेटेड ग्राउंडेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है आपका, ये जो मोन का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग उसके ओर से, ऐश से जो आयरन को हम लोग निकालते हैं तो उसके प्रोसेस में जो है हम लोग का ये मिलता है स्लैग, आयरन स्लैग। तो उस स्लैग को अगर उसको अच्छे से पीस लिया जाए, ग्राउंड कर लिया जाए तो ग्राउंड करने के बाद जो उसका ग्रेनुलर मतलब ग्रेनुलर पाउडर जो बनता है पार्टिकल्स के रूप में हम लोग जो निकलता है उसको हम लोग एज ए पोजोलॉनिक मटेरियल, मतलब जिसमें कि सिलिका एल्यूमिनियम होता है, और उसको हम लोग सीमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपने सुना होगा PSC सीमेंट, जो कि होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में यही आपका GGBFS इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपने सुना होगा PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसमें फ्लाई ऐश इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली एक और मटेरियल है जिसको बोलते हैं सिलिका फ्यूम, जो कि बाई प्रोडक्ट है सिलिकॉन मेटल के, मतलब जब हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट को, मतलब सिलिकॉन मेटल पर जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर फेरोसिलिकॉन एलॉय प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में सिलिका फ्यूम निकलता है। तो ये सिलिका फ्यूम भी बहुत ज़्यादा इस कंक्रीट में इस्तेमाल करता है। ये वो भी बहुत फाइन मटेरियल है और इसकी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, वेरी रिएक्टिव होता है, पोजोलाना होता है मटेरियल होती है। तो ये कंक्रीट में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कभी। तो ये बहुत फाइन होती है और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है ये। तो ये भी आपका कंक्रीट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वेस्ट मटेरियल है। आगे बात कर ले जाए कुछ वेस्ट मटेरियल की, जो जैसे है रिसाइकल एग्रीगेट, मतलब कि जो भी हम लोग डेब्रिज होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद जो डिमोलिश करने के बाद जो हम लोग पास कंस्ट्रक्शन डेब्रिज मिलती हैं, अगर उसको अच्छे से हम लोग ग्राइंड करके मतलब स्मॉल अमाउंट में कर दें तो उसका भी मतलब अगर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज एग्रीगेट। तो इसको रिसाइकल एग्रीगेट बोलते हैं हम लोग। तो होता ये है कि रिसाइकल एग्रीगेट करने पर स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, पर हम लोग फिर भी हमें नया रॉक्स बनाने तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें नया एग्रीगेट, वर्जिन एग्रीगेट हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके हम लोग इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे हम लोग जो एनर्जी कंजप्शन होने वाला था नया रॉक को तोड़ने में, वो हम लोग सेव कर सकते हैं। वेस्ट को कहीं भी फेंकने से, लैंडफिल करने से रोक सकते हैं। तो बहुत सारा मतलब हम लोग सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रम रबर। क्रम रबर जो है आपका, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है, जो कि आपका जो स्क्रैप टायर है, जो कि यूजलेस टायर्स होते हैं, उसको फाइनली ग्राउंड करने के बाद ये जो ग्रेनुलर पार्टिकल के रूप में हम लोग जो निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रम रबर। तो उसमें जो है जो अपना टायर देखा होगा, टायर में स्टील भी होता है, फाइबर भी होता है, वो हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो ये आपका रबर बचता है उसको हम लोग बहुत फाइन पार्टिकल के रूप में इसको कट कर लेते हैं। तो ये जो है क्रम रबर, उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब आर्टिफिशियल टर्फिंग के रूप में, तो या फिर एज कुशनिंग के रूप में, मतलब कि एक आर्टिफिशियली अगर आप चाहते हैं कि मतलब घास की तरफ किसी भी प्लेस को, मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ा उसमें कुशन जैसा मतलब उसमें फील आया, तो फ्लोरिंग में भी बहुत ज़्यादा इस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं इसको बिटुमिनस पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन में।
तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखा गया है कि बिटमस पेमेंट जो होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है कम रबर से। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिक्लेम्ड असफाल्ट पेमेंट की। तो बिटमस पेमेंट जो है उसमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है। तो होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रोड सरफेसेस है उसके टॉप लेयर में मतलब कुछ भी डिस्ट्रेसेस आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसको रिपेयर करने का एक ही उपाय होता है कि उसमें अब और नेक्स्ट लेयर उसमें लेइंग कर दें। तो लेइंग करते करते जो है रोड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये किया जाता है कि जो पुराना मटेरियल है, पुराना जो रोड है, उसको हम लोग स्क्रैप कर ले, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बिटुमेन एग्रीगेट बचे हुए होते हैं। तो उसी को फिर से तोड़कर, उसको फिर से क्रश करके फिर से हम लोग उसको इस्तेमाल करें रोड बनाने के लिए। तो जो एग्रीगेट के साथ जो बिटुमेन आपका बाइंडेड होता है उसका धीरे धीरे लाइफ कम हो जाती है, मतलब उसका जो बिटुमिनस बाइंडर होता है वो उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं कि उसमें जो हॉट मिक्स्ड असफाल्ट बनाना होता है तो उसमें हम लोग नया जो है बिटुमिनस बाइंडर ऐड करते हैं। तो उसमें हम लोग को कम बिटुमिनस बाइंडर को ऐड करने की जरूरत पड़ती है और फिर से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट बनाने के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करने वाली नई टेक्नोलॉजी है जो कि नए नए कोड में हम लोग को ये प्रोविज़न दी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेस्ट प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं, मतलब कि तो अभी तो बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि वेस्ट प्लास्टिक को कैसे यूटिलाइज किया जाए बिटनस के पेमेंट के रोड के मतलब कंस्ट्रक्शन में। तो देखा भी गया है कि इस तरह के प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करने से जो है ओवरऑल स्ट्रेंथ और लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो एक प्रोफेसर हैं राजगोपालन वासुदेवन जो थाइगर्जर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, वो प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है प्लास्टिक बेस से रोड बनाने के। तो प्लास्टिक बेस से रोड बनाने में देखा गया है कि 9 टन अगर बिटुमिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 टन आप प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिससे पूरा जो है 1 किलोमीटर रोड बना सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में 1 टन आप बिटुमिन है बचा सकते हैं। ये बेनिफिट है मिला हुआ है। और उसके अलावा अब बहुत जगहों पर धीरे धीरे प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ रोड का बनाने का जो ये ट्रेंड है बढ़ता जा रहा है। नोएडा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब तो बिहार में भी इस तरह के रोड बनाने के लिए मतलब ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अदर मटेरियल से बात कर लिया जाए कि वैसे मटेरियल जो कि वेस्ट मटेरियल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे होता है ब्रिक डस्ट, स्टोन डस्ट, मार्बल डस्ट, इस सब को भी रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांस टेक्निक्स की, कौन कौन सी है। तो एडवांस टेक्निक में जो आपका पहला है बहुत इस्तेमाल की जाती है, मतलब ये है प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। तो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही हम लोग फैब्रिकेशन कर लेते हैं कहीं और पे, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन करने का जो कंपोनेंट है वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट ले जाकर हम लोग साइट पे उसको कंबाइन कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं। तो ये असेंबलिंग का जो प्रोसेस है तो उसको बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो यही बहुत टेक्नोलॉजी टेक्निक्स है बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर होती जा रही है। तो जिसमें प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन जो है कि ये आपका कम खर्च में मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप अच्छी क्वालिटी का पूरा कंपोनेंट बना सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट भी है, मतलब आपका खर्च कम हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, हायर स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि साइट पे आप क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कहीं पे और अलग लोकेशंस पे आपको सारी जो आपके पास इक्विपमेंट है वहाँ पे क्यूरिंग अच्छे से कर सकते हैं, तो आप अच्छा स्ट्रेंथ में आपको अच्छी क्वालिटी में आप जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट कंस्ट्रक्ट करके साइट पर लाकर जस्ट असेंबल कर दिया, तो जैसे ब्रिजेज जो बहुत सारे आपने बनते हुए देखे होंगे। उसके अलावा ये बिल्डिंग टेक्निक में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो आपने सुना होगा कि आपके जो न्यूज़ में कि 10 स्टोरी बिल्डिंग जो है 48 आवर में मोहाली में मतलब असेंबल की गई है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी है आपके इसी मतलब प्री फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से ही ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली जो टेक्निक है वो है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट अब नई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मतलब कन्वेंशनल से थोड़ा डिफरेंट है। मतलब होता ये है कि जो आपका कंक्रीट है, कंक्रीट में आपका लोड बेयर करने के लिए जो हम लोग लोड अप्लाई करते हैं तो आपके टॉप सरफेस से कंप्रेशन फोर्स आता है और बॉटम सरफेस में टेंसाइल फोर्स आता है। तो इसलिए हम लोग टेंसाइल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग स्टील बार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर जब आपको ऊपर का जो नीचे का जो
पार्ट है उसमें जो मेनली टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो आपका स्टील ही अप्लाई कर ले रहा है, तो कंक्रीट का उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता नहीं है। तो ये देखा गया है कि अगर हम लोग को पहले से ही स्टील को अगर इसमें स्ट्रेस अप्लाई कर दें, तो खींच के लंबा कर दें, तो आपका कंक्रीट में अपने आप ऑटोमेटिकली लोड अप्लाई हो जाएगा बिना लोड अप्लाई किए। तो जब ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब कि हम लोगों ने स्टील में स्ट्रेस अप्लाई किया है, तो आपका स्ट्रेस अप्लाई करने पर ही आपका ये इस तरह का शेप बन सकता है। और जब लोड अप्लाई होगा तो अपने आप वो आपका स्लैब मतलब स्ट्रेस मतलब वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो बेनिफिट हमें मिलता है कि आप पतले से सेक्शन में ही ज़्यादा लोड आप बियर कर सकते हैं। तो ये जो है प्री स्ट्रेस टेक्निक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। वो प्री टेंशनिंग टेक्निक भी होती है, पोस्ट टेंशनिंग भी टेक्निक भी होती है। तो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, जो कि आपके रेलवे के स्लीपर्स होते हैं या फिर ब्रिज के जो आपके बीम्स होते हैं, बहुत जगहों पर इस पर इस्तेमाल की जाती है, किए जा रहे हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी मतलब कि जो हम लोग को अंडरग्राउंड जो है टनलिंग करनी होती है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर टनलिंग करनी है तो हम लोग को ट्रेंच कंस्ट्रक्ट ना करना पड़े, हम लोग बिना ऊपर के सरफेस के सॉइल को हटाए हुए अंदर टनल मतलब होल बना सकें, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सब सरफेस हम लोग को काम करना पड़ता है बिना किसी तरह का ट्रेंच को कंस्ट्रक्ट किए हुए। तो रैपिडली कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस हो चुकी है टेक्निक है, जो कि आजकल हर जगह पर आपके जो केबल बिछाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि करते ये हैं कि सॉइल के अंदर दो अलग अलग जगहों पर ये इस तरह से पिट बना देते हैं। पिट बनाने के बाद हम लोग मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे केबल या फिर होल क्रिएट करते हैं, बोरिंग करते हैं। बोरिंग करने के बाद दूसरे जो पिट है उसमें हम लोग निकालते हैं। तो इसके बाद निकालने के बाद यहाँ पे पूरा सा जो भी केबल बिछाना है या जो भी हम लोग को पाइपिंग करनी है वो सारी की जा सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस टेक्नोलॉजी है, जो कि आजकल जो टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करके किया जाता है। मतलब कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो इंडिया में बहुत लोकेशंस पे मेट्रो बनाई जा रही है, तो उसमें सब में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है जियोसिंथेटिक्स। ये आपके रोड कंस्ट्रक्शन में जो है या फिर कैनाल लाइनिंग में, जो कैनाल में है, जो जहाँ पे सॉइल का ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे वैसी टेक्नोलॉजी है, मतलब कि एक तरह से पॉलीमर बेस्ड मटेरियल होता है जियोसिंथेटिक। ठीक है, तो ये एक पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर सॉइल वाले मतलब स्ट्रक्चर्स में, सॉइल स्ट्रक्चर में। तो इसका जो बहुत सारे वैरायटी के आती हैं, जिसका नाम है जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड, जियोनेट, जियो मेम्ब्रेन, जियो सिंथेटिक, क्ले लाइनर, जियो सेल, जियो कंपोजिट्स। तो ये जो जियो सिंथेटिक्स है वो बहुत ही मतलब नया कंस्ट्रक्शन है, नया टेक्निक है और बहुत जगह इस्तेमाल की भी जा रही है, बहुत मतलब उसका पॉपुलरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये है कि आपका ये बहुत इकोनॉमिकल प्रैक्टिस है। मतलब अगर आपको इस तरह से आपका यहाँ पे जो है दिख रहा होगा कि इस तरह का रोड बनाना है, तो रोड हाइट बनाना है, तो हाइट बनाने के लिए आप चाहेंगे कि यहाँ पर जो सॉइल है वो बाहर की तरफ आपके ना निकले या फिर फेल ना हो। तो इस केसेस में हम लोग यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं कंक्रीट का, लेकिन इसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है। तो इस तरह का जो सॉइल है उसको स्टेबल रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए हम लोग नीचे की तरफ लेयर जो बिछाते हैं जियो सिंथेटिक्स का। जियो सिंथेटिक्स जो ग्रिड भी हो सकता है, जो टेक्सटाइल भी हो सकता है। उसके अलावा जो है लोड अप्लाई करने पर होता है कि जो डिफरेंट सॉइल का लेयर होते हैं तो वो मिक्स हो सकते हैं और डिफॉर्मेशन बढ़ सकता है। तो डिफॉर्मेशन कम करने के लिए हम लोग ये सॉइल को मतलब सेपरेट करने के लिए हम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं जियो सिंथेटिक्स का। जो है जो कैनाल बनता है, तो कैनाल में होता है कि वाटर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो है वाटर जो है वो अंदर पर्कुलेट करके वाटर लॉस हो सकता है कैनाल में। मतलब जो नॉर्मल सी सॉइल है, सॉइल पे वाटर फ्लो करवा रहे हैं, तो वाटर जो है धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट करेगा सॉइल के अंदर, तो इसमें आपका जो है वाटर लॉस हो सकता है। तो उसके लिए भी लाइनिंग करने के लिए हम लोग ये जियो सिंथेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जगहों पर, लोकेशंस पर डिफरेंट टेक्निक्स में हम लोग फिल्ट्रेशन करने के लिए, ड्रेनेज करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए, रिइंफोर्समेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सीलिंग के लिए, पैकिंग के लिए बहुत सारी जगह लोकेशंस पर हम लोग इसका इस्तेमाल। एडवांसमेंट इन सर्विंग की बात कर ले तो जो एडवांस टेक्निक है जो सर्विंग में जिसके लिए इस्तेमाल की जाती है वो आपका है टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के लिए
और जो भी डाटा है वो आपको वो अंदर फीड किया जाता है, मतलब बहुत सारे पॉइंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो एज ए कंप्यूटर की तरह वो अपने आप फीड कर लेता है अंदर। तो इसमें ईडीएम भी लगा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली ये डिस्टेंस मेजरमेंट का भी काम करता है। और इसके अलावा जो है हम लोग सारा जो ग्राउंड पर जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग फीड कर सकते हैं इसमें, और फिर इसके थ्रू हम लोग उसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपका इंस्ट्रूमेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इंस्ट्रूमेंट है आपके साइट पे। नेक्स्ट है जीपीएस सर्वे। जीपीएस सर्वे भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फेमस हो रहा है, मतलब लार्ज स्केल में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो मेगा प्रोजेक्ट्स में होता है कि बहुत बड़े एरिया को आपको सर्वे करना पड़ता है। और जो बेसिक सर्वे होता है, बेसिक सर्वे मतलब कि प्रिलिमिनरी सर्वे की एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या है, वहाँ पे किस तरह के लोकेशंस है, तो उस जानने के लिए हम लोग को फास्ट मतलब पेस में काम करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके केस में हम जीपीएस सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस के बारे में आपको पता होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में होता ये है कि आप किसी लोकेशन पे खड़े हैं तो वो आपके अर्थ पे वो कौन सा लोकेशन है वो जानने के लिए हम लोग जरूरत पड़ती है जीपीएस में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में। तो आज के आसपास जो भी सैटेलाइट मूव कर रही होगी तो उसमें अगर मिनिमम 3 सैटेलाइट आपके आसपास हो या 4 सैटेलाइट आसपास हो तो उसके रेस्पेक्ट में अपना जो हम लोग लोकेशन फाइंड कर लेते हैं कि हम लोग अर्थ पे सरफेस पे किस लोकेशन पे खड़े हैं। तो इस लोकेशन से खड़े हैं तो हम लोग पूरे एरिया का इस तरह सर्वे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबिलिटी बहुत हाई स्पीड में कर सकते हैं हम लोग, एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कम टाइम में अगर बहुत बड़े एरिया को सर्वे करना हो तो जीपीएस सर्वे एक बहुत ज़्यादा मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग जो है रिमोटली डाटा को एक्वायर करने की टेक्नोलॉजी है, मतलब कि हम लोग रिमोटली हम लोग या तो एरोप्लेन से या फिर सैटेलाइट के थ्रू हम लोग सरफेस की जो कंडीशंस है उसको जानने के लिए हम लोग वो सर्वे करते हैं। तो वो लोग हम लोग वो जो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है हम लोग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है हम लोग सेंसर्स के थ्रू करते हैं। तो सेंसर्स के थ्रू इमेज लेते हैं ग्राउंड का सरफेस का इमेज लेकर उसको जो इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम लोग जेएस का इस्तेमाल करते हैं। जेएस में क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टूल है मैपिंग का, एनालाइजिंग का, कि आपके अर्थ पर जो भी आपके जो अपने इमेज लिए हुए हैं उसको चीज़ को समझना है, आपको इंटरप्रेट करना है और अपने जो आपके कंसर्न का जो डाटा है वो आप वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट में काम करना है कि आपको वो सालों साल चेंज हो रही ग्राउंड कंडीशन के बारे में स्टडी करना है, उसके वाटर का वहाँ का अवेलेबिलिटी कितनी रहती है, ग्राउंड वाटर का सिचुएशन क्या है, कितने लोकेशन पर कितनी खेती हुई है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जो ग्रीनरी का कितना चेंजेस हो रहा है, ये सारे आप साल दर साल कर सकते हैं। तो बड़े एरिया में आपको सर्वे करनी है और फास्ट करनी है और डाटा भी आपको फास्ट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग जेएस का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल आपके मेगा प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं। आज की बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जो है ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि जो भी आपने प्लान किया हुआ है उसको आपको प्लॉट करना। तो प्लॉट करने के लिए ऑटोकैड बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको 3D में चाहिए और बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं आपको रेविट में। रेविट भी टेक्नोलॉजी है जो भी आपका रेविट सॉफ्टवेयर है जो कि आपका ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर ही है। ड्राफ्टिंग या फिर हम लोग उसको बोलते हैं मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, मतलब कि जो एक्चुअल कंस्ट्रक्ट करना है आपको उसका आपको एक मॉडल बनाना है, कंप्यूटर मॉडल बनाना है। तो सिमिलरली ऑटोकैड की तरह मिडास कंपनी का मिडास कैड आता है, स्केचअप आता है, ये डिफरेंट मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद है कि उस बिल्डिंग पर उस स्ट्रक्चर पर कितना लोड आ रहा है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना मूवमेंट आ रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए फिर उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है स्टैट प्रो, ईटैप, सेप, सैप, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं आपके एनालिसिस एंड डिज़ाइन करने के लिए। वो कुछ तो होते हैं कि मतलब यूनिवर्सल होते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ होते हैं कि कुछ मतलब बेसिक कंपोनेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब जैसे कि हो गया सेफ हो गया जो कि मेनली फाउंडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट बेस्ड भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग की बात की जाए कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो उसमें डिफरेंट जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के। तो कब कंप्लीट करना है, कम से कम टाइम में करना है, तो कम से कम टाइम में करना है तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस टाइम में एक महीने में कितना काम करना है, 2 महीने में कितना काम करना है। तो उसकी जो प्लानिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की जाती है जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या फिर प्राइमावेरा। नेक्स्ट है एनालिसिस करनी है, आपको थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करनी है
कि अपन कुछ नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके बेसिस के लिए हम लोग एनालिसिस का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी जो बहुत फेमस होने वाली टेक्नोलॉजी है वो है बीम, जो कि बोलते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसके बारे में मैंने कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बताया हुआ है। एक्चुअली बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, पर एक जो टेक्नोलॉजी है वो अब धीरे धीरे एक सॉफ्टवेयर में लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा मॉडल जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो बिल्डिंग के बारे में। मतलब कि आपका मॉडलिंग तो हो ही, मॉडलिंग के अलावा उसमें उस कंप्यूटर मॉडल में आपके ये भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कितना रेनफोर्समेंट अप्लाई इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपके केबल्स वायरिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए केबल होना चाहिए, कहाँ पे प्लम्बिंग के लिए होगा, कहाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग सारी एक ही मॉडल में फिक्स रहे। उसके बाद उसमें अगर आप उस सॉफ्टवेयर में ये के साथ साथ आप मॉडल में आप ये भी कर पाएँ कि आप प्लानिंग कर पाएँ कि किस स्टेज में कितना कंस्ट्रक्शन करना है, टाइमिंग दे पाएँ, कितना कॉस्ट सेव करने के लिए कितना एस्टिमेट लग रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आपका एक ही सॉफ्टवेयर में हो या फिर एक ही फाइल में हो तो उसको हम लोग बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग करते हैं कि आप एक ही सॉफ्टवेयर एक ही मॉडल को अलग अलग सॉफ्टवेयर में ऐसे रन करा सकते हैं या फिर एक ही सॉफ्टवेयर से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जा रही है कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करना है, जो भी आपको प्रोजेक्ट करना है, जो भी जितना भी कॉम्प्लेक्स हो वो ईजिली आप समझ पाएँ और उसको ईजिली आप मतलब उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाला है उसको पहले से आप निकाल सकें, जान सकें। तो इसके लिए भी अब धीरे सॉफ्टवेयर जो डेवलप की जा रही है वो की है बीम 360 डिज़ाइन, सिविल 3D इंफ्रावर्क, प्लान ग्रिड, इनसाइट, मिराजन, ऑटोडेस्क, बीम 360, बिल्डर ट्रेंड, एकोसिम, बिल्डिंग डिजाइनर, टेक्ला, बीम साइट, एक्सेल मैनेजर। ये डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। जो फेमस जो सॉफ्टवेयर है वो आपका बीम 360 डिजाइन है, या फिर एकोसिम बिल्डिंग डिजाइनर है जो कि आपका बेंटली का है, या फिर मिराजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, और टेक्ला भी धीरे धीरे आपका पॉपुलर हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मतलब क्रूशियल है और धीरे धीरे आपके कंस्ट्रक्शन में अप्लाई होगी और तो हो ही सकती है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका टेक्नोलॉजी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है कि मतलब कि आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं किसी सिस्टम का, किसी इलेक्ट्रिकल मतलब मशीन्स का, तो वो प्रोग्रामिंग है उसमें कि जो भी आपको वर्क हो रहा है उसमें वो खुद से डिसीजन ले सके, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आप अवेलेबल हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके जो सेफ्टी इशू है उसको देखने के लिए एक सेफ्टी इंजीनियर्स पहले से होते हैं वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पर आपका कहीं पे कैमरा लगा दिया जाए और कैमरे में के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिक्स हो, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो ऐसा, तो वो अपने आप वो इमेज के थ्रू एनालाइज कर सकता है कि जो भी पर्सन है वो पूरी तरह से सारे सेफ्टी प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब कर रहा है तो वहाँ पे वो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है वो जाकर जानकारी देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा सकती है। या फिर आपको ट्रैफिक में आपको मैनेज करना है तो ट्रैफिक में जो किस लेन में कितना ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग उसके टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है, किसी को कम किया जा सकता है। तो इस तरह के डिसीजन लेना अगर आपके जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो करने लगेंगे तो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर सिविल इंजीनियरिंग में। अब बात कर ली जाए वर्चुअल या ऑगमेंटेड रियलिटी की। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी मतलब कि आपकी एक्चुअल रियलिटी है नहीं, वो हम लोग उसको मतलब वर्चुअली इसको क्रिएट की जा रही है। तो आपने शायद VR के बारे में सुना होगा, VR गेम्स के बारे में सुना होगा। मतलब कि जो ये एक वियरेबल टेक्नोलॉजी होती है कि जो हेड पर आपका सर है, सर पे आप यहाँ पे पहन सकते हैं उसको, या फिर आप वो जगहों पर तो मतलब मोबाइल जो है मोबाइल का इस्तेमाल करके भी ये इस तरह के ये मतलब टेक्नोलॉजी पहनी जाती है। उसको गेमिंग के लिए मेनली अभी इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप खड़े हैं कहीं लोकेशंस पे तो आपकी वहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, अगर आप वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप समझ पाएँ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी कि आप पहले से जो भी प्रॉब्लम आ सकती है उसको समझ पाएंगे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू। मतलब कि आपकी जो बिल्डिंग बनने वाली बनी नहीं है,
आपने ये इस तरह की टेक्नोलॉजी पहन ली है और आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बनने के बाद वहाँ पे कैसा फील आएगा, कहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी होती है। नेक्स्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी है मतलब कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे जो रियलिटी है, वहाँ पे जो भी काम हो चुका है उसके बाद जो काम होने वाला है, तो जो काम हो चुका है, जो भी कॉलम्स बन चुके हैं, तो उसके रेफरेंस एस्पेक्ट में आपको जो अदर जो यूटिलिटी है, जो अदर जो सिस्टम है आपको जो यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वो किस लोकेशन पे होगी, उसको जानने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मतलब वर्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एक्चुअल रियलिटी पर। जैसे कि यहाँ पे कॉलम्स है, अलग अलग जगह पर कॉलम्स है, तो यहाँ पे पाइपलाइंस जो होगी, डक्ट्स होगी, वो किस लोकेशन पे होगी। तो आप इसको यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे जब इसमें देख सकते हैं इस तरह के वर्चुअल रियलिटी में। मतलब वर्चुअल नहीं है, अभी रियलिटी पे जस्ट प्रोजेक्ट किया गया है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट है ड्रोन मॉनिटरिंग। तो ड्रोन मॉनिटरिंग की बात की जाए तो कभी कभी देखा होगा आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, अगर हाइट पे आप काम कर रहे हैं तो हाइट पे काम करने वर्कर्स को वहाँ पर पहुँचने में इतना डिफ़िकल्टीज होती है कि आप वहाँ पे मैनेजर या इंजीनियर पहुँच पाना मुश्किल होता है। और फिर वहाँ पे क्या चैलेंज है वो समझ नहीं पाएंगे, आप उसको गाइड नहीं कर पाएंगे वर्कर को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो अब आपको पता होगा कि हम लोग मोबाइल्स में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। अब धीरे धीरे पूरे हाउस होल्ड में इस्तेमाल की जाने लगी है। मतलब कि आपके अगर सिक्योरिटी सिस्टम है तो मतलब कि आपके डोर लॉक की CCTV इंटरनेट पर आ सकती है आपकी। तो अगर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आपके सारी अलग अलग डिवाइस में काम करने लगे तो आप एक साथ बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। मतलब कि आप मोबाइल पे आप देख सकते हैं कि आपके डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, खेत पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि आपके पास जो स्टॉक्स है उसमें कुछ कमी तो नहीं है, सीमेंट की बैग्स कमी तो नहीं है। मतलब कि आप खड़े खड़े आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एक लोकेशन पर। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आई के फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। अब बात की जाए 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग भी धीरे धीरे आपकी जो ऑब्जेक्ट्स बनाने के साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल की जाने लगी है, और इस पर भी बहुत सारा काम हो रहा है कि आप कम से कम टाइम में कैसे एक हाई परफॉर्मेंस जो बिल्डिंग है उसको बना सकें। तो 3D प्रिंटिंग में भी नई टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट बात करी जाए एक्सोस्केलेटन की। तो एक्सोस्केलेटन भी है कि आपका किसी भी लेबर है, कोई भी आपका वर्कर है, उसकी एक एफिशिएंसी होती है, एक मतलब लिमिट होती है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको हायर लोड में कोई मटेरियल को हैंडल करना है, हायर सेफ्टी चाहिए, तो उसको हायर सेफ्टी के लिए, हायर मतलब स्ट्रेंथ के लिए एक्सोस्केलेटन टाइप की आपकी टेक्नोलॉजी दी जा सकती है, जिसकी वजह से जो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ सकती है और कम टाइम में आप ज़्यादा उससे काम ले सकते हैं। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है सिविल इंजीनियरिंग फ्यूचर में। तो अब जो है फ्यूचर क्या हुआ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, तो इस नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनकी वजह से जो है कंक्रीट स्टील के अलावा नई मटेरियल्स आने वाली हैं। उसके बाद कर ली जाए कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, बिजनेस मॉडल चेंज होने वाला है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी नई जॉब क्रिएट होंगी क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बहुत सारी जॉब डिसअपीयर भी हो जाएंगी। तो आपको नई टेक्नोलॉजी सीखते ही रहना चाहिए। थिंकिंग ओनली अबाउट डिजाइन कंस्ट्रक्शन बिकम एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। मतलब कि आपका क्या बिल्डिंग है, क्या डिज़ाइन करना चाहिए, वो आउटडेटेड होने वाला है। मतलब आपको सोचना पड़ेगा मल्टी फंक्शन के लिए कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को आप कितने डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आप सस्टेनेबल बना सकते हैं किसी बिल्डिंग को। रोबोट्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवलेंट हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन पे, रोबोटिक इक्विपमेंट्स आने लगेंगे बहुत ज़्यादा। अब जो है कंस्ट्रक्शन वो फास्टर हो जाएगा, उसमें 3D 4D प्रिंटिंग भी मतलब काम आने लगेगी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सके डिफरेंट मटेरियल में, खुद से खुद असम्बल हो सके, वैसी टेक्नोलॉजी आने लगेंगी। न्यू डिसरप्टिव आइडिया आएंगे अब धीरे धीरे, और जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट है वो थोड़ा फास्टर होगा, सेफ़र होगा, लेस डैमेजिंग होगा इन्वायरमेंट का। तो इस तरह की आ सकती है आई फ्यूचर में। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो और कॉम्प्लेक्स बनेंगे, पर मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि आपके पास नेटवर्क टेक्नोलॉजी आएगी। उसके बाद जो है सेक्टर थोड़ा आपका डायनेमिक होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेज आएंगे उसमें। तो उसके लिए नए नए वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात की जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो
मेन फोकस है आपका क्लाइमेट चेंज पे भी होगा कि क्लाइमेट का कुछ इफेक्ट तो नहीं आ रहा है क्लाइमेट पे, उसको की वजह से या फिर क्लाइमेट की वजह से स्ट्रक्चर पर इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए पूरे सेंसर्स होंगे और उसको आप मॉनिटर कर पाएंगे कि आपका जो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है उसका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर, और इन्वायरमेंट का क्या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी अब डाटा जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डाटा जा रहे हैं मतलब कि जो मेनली जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो डाटा इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका जो ड्राइंग्स हो सकती है या फिर जो भी आपका रजिस्टर या फिर जो भी आपका फर्दर जो डिटेल्स है वो होती है। लेकिन अब जो है कि अब धीरे धीरे आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगेगी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, आपके पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उस डाटा को मैनेज करने के लिए भी आपका एक अच्छा खासा सिस्टम चाहिए, एक अच्छा खासा पूरा मतलब सपोर्ट चाहिए होगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है, तो उसके वजह से उसको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर उसको अब धीरे धीरे मेंटेनेंस के लिए भी नई टेक्नोलॉजी आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा बेनिफिट का, जो भी आपको बेनिफिट मिल रही है आपको प्रोजेक्ट से, और उसके साथ साथ लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत सारे डाटा जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाएंगे, सिक्योरिटी सिस्टम लगाएंगे तो फिर उसके लिए आप सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर रहे हैं तो इसी वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो, फिर प्राइवेसी कंसर्न भी रखना पड़ेगा। और इंडस्ट्री जो है आपका धीरे धीरे फोकस होगी इनोवेशन बेस्ड, तो सबको बेनिफिट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, कस्टमर को मिलेगा, और धीरे धीरे थोड़ा रिस्क कम होगा और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सेफ होगा। तो ये फ्यूचर प्रोजेक्शन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो कि फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है और यहाँ पे आपका सेकंड मॉडल ख़त्म होता है। नेक्स्ट मॉडल में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक